प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नव उदारवादी उपागम। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मोटे रूप में 3 प्रकार के उपागम प्रचलित हैं, मौजूद हैं। एक उदारवादी उपागम, जिसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। 2 नव उदारवादी उपागम, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। और तीसरा है मार्क्सवादी उपागम। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि हमें गंभीरता से समझना है, गहराई से समझना है, उसके अंतः स्थल तक जाकर समझना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक एक परत को उठा करके हमें समझना है, तो निश्चित रूप से ये तीनों उपागम हमें समझने ही होंगे। कौन कौन से? उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। उदारवादी उपागम मैंने आपको समझा दिया है। उदारवादी उपागम पर मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज चर्चा करेंगे हम नव उदारवादी उपागम। बेटा यहाँ ये ध्यान रखना है कि नव उदारवादी उपागम की आज हम सामान्य पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण बातें मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में वास्तविक रूप में नव उदारवादी उपागम के संदर्भ में विद्वानों ने 7 सिद्धांत दिए हैं। ये 7 सिद्धांत मैं अलग से अपलोड करूंगा। मतलब नव उदारवादी उपागम से संबंधित विद्वानों ने 7 सिद्धांत और दिए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नोट कर दिया, नव उदारवादी उपागम से संबंधित 7 सिद्धांत और दिए विद्वानों ने। जैसे मान लीजिएगा विश्व राज्य का सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, रचनावाद का सिद्धांत। तो ये 7 सिद्धांत, इन 7 सिद्धांतों पर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ मूल लक्ष्य ये है कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा सकूं। इसलिए नव उदारवादी उपागम आज हम सामान्य रूप में समझा देंगे। उसके बाद में नव उदारवादी उपागम से संबंधित जो 7 सिद्धांत हैं, वो 7 सिद्धांत भी मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। और ये 7 सिद्धांत समझाने के बाद में मैं आपको मार्क्सवादी उपागम समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उन विद्यार्थियों का ये परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल के लिंक अवश्य शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझने के लिए मिलेगा। तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जैसा कि अरस्तु ने कहा है, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। डेफिनेटली आज पूरी मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है, और इस मानव जाति के अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी राजनीति विज्ञान के कंधे पर ही है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक मतलब शिक्षक, फिर से बोल रहा हूँ, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक अर्थात शिक्षक और राजवैज्ञानिक, इन तीनों के ऊपर ये भार है, ये वजन है कि मानव जाति को समाप्त होने से बचाएं। क्योंकि आज पूरी मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में शक्ति सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमें संस्थागत रूप में ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो, बल्कि जन कल्याण के लिए शक्ति और सत्ता का सदुपयोग हो। और ये काम केवल राजनीति विज्ञान ही कर सकता है। इसलिए हम बिल्कुल इतने कठोर हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि इस वजन को उठा सके, क्योंकि ये केवल राजनीति विज्ञान ही कर सकता है। और निश्चित रूप में स्वतंत्रता की शिक्षा भी राजनीति विज्ञान ही देता है। और इसीलिए स्वतंत्रता एक देवी की तुल्य है। इस देवी की पूजा, प्रार्थना, आराधना होनी चाहिए। हमें किसी भी रूप में हमारी स्वतंत्रता को छीनने नहीं देना है, चाहे वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, चाहे वह राजनीतिक स्वतंत्रता हो, चाहे वह आर्थिक स्वतंत्रता हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का कोई भी प्रकार क्यों ना हो, हम स्वतंत्र रूप में अपना जीवन जिए, ये शिक्षा देता है
तो कौन देता है? राजनीति विज्ञान देता है। इसलिए मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी से बार बार कहता हूँ कि मैंने मेरा चैनल इसलिए बनाया है कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान की गहराई में, उसके अंतः स्तर में जा करके अच्छे से अच्छे रूप में समझा सकूँ। यस यस यस, ध्यान दें। नव उदारवादी उपागम, लेक्चर नंबर 27, लेक्चर नंबर 27। तो आज हम चर्चा करेंगे नव उदारवादी उपागम। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि उदारवादी उपागम का ही जो संशोधित रूप है वो नव उदारवादी उपागम है। मतलब नव उदारवादी उपागम में उदारवादी उपागम की कुछ बातों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं कि उदारवादी उपागम के अंतर्गत यस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता कर्ता होता है वो व्यक्ति होता है, जबकि नव उदारवादी उपागम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, जो कर्ता होता है, जो एक्टर होता है, जो इकाई होता है वो राज्य होता है। अंतर आ रहा है ना? तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि उदारवादी उपागम का संशोधित रूप ही नव उदारवादी उपागम है। मतलब उदारवादी उपागम की कुछ बातों में यहाँ संशोधन कर दिया जाता है जिसे कि नव उदारवादी उपागम कहा जाता है। और नव उदारवादी उपागम के माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए बेटा अब समझाता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ मुख्य जो बात है वो नोट कर दी है, जो कि कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम। ध्यान दें बेटा, उदारवादी उपागम मैंने समझा दिया है, इसके ऊपर 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि वास्तविक रूप में जो उदारवादी उपागम है वो उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो प्रमुख कर्ता मानता है, जो प्रमुख अभिनेता मानता है, जो प्रमुख एक्टर मानता है, जो प्रमुख इकाई मानता है वो व्यक्ति को मानता है। कौन? उदारवादी उपागम। ठीक है बेटा। जबकि नव उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो प्रमुख कर्ता मानता है वो राज्य को मानता है। बेटा किसको मानता है? ये राज्य को मानता है और ये व्यक्ति को मानता है। तो ये अंतर हो गया ना दोनों में? समझ में आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत मतलब डीपली क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट में पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये बात आपको नोट करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नव उदारवादी मानव प्रगति तथा सहयोग के प्रति उदारवादियों की तुलना में कम आशावादी हैं। अब जरा समझें, मतलब जो नव उदारवादी हैं, ये नव उदारवादी हैं वो मानव प्रगति तथा सहयोग के प्रति उदारवादियों की तुलना में कम आशावादी हैं। मतलब उदारवादी तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत कभी भी युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, शोषण नहीं हो, तानाशाही नहीं हो। ये पूर्ण रूप में आशावादी हैं। इनका कहना है कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें पूर्ण रूप में शांति हो। कौन कहते हैं? उदारवादी कहते हैं ये बातों। लेकिन जो नव उदारवादी है, नव उदारवादी मानव प्रगति तथा सहयोग के प्रति उदारवादी की तुलना में कम आशावादी है। मतलब इनको इतनी आशा नहीं है जितनी आशा उदारवादियों को है कि भाई विश्व में पूर्ण रूप में शांति स्थापित की जा सकती है। इनको मतलब नव उदारवादियों को वास्तव में इतनी आशा नहीं है। इसलिए मैंने नोट किया है कि उदारवादी की तुलना में कम आशावादी है। मतलब नव उदारवादी उदारवादियों की तुलना में कम आशावादी है, जबकि उदारवादी पूर्ण रूप में आशावादी हैं कि एक ऐसे आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए और की जा सकती है जिसमें युद्ध नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगा। जबकि नव उदारवादी कहते हैं कि वास्तविक रूप में इस तरह की विश्व व्यवस्था की स्थापना करना इतनी आसान बात नहीं है। कौन कहते हैं? नव उदारवादी। नव उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता किसको मानता है? राज्य को मानता है। जबकि उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कर्ता किसको मानता है? व्यक्ति को मानता है। कर्ता मीन्स एक्टर, इकाई, अभिनेता। ठीक है बेटा। जैसे मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में ये बात समझाई थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति से संबंधित जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये राष्ट्र राज्य की बात आती है वो नव उदारवादी की तरफ संकेत है। बेटा आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आप चाहें तो इनको बिंदु रूप में नोट कर सकते हैं। नंबर 2, नव उदारवाद में युद्धोत्तर विश्व के उदारवादी विद्वान शामिल हैं। जरा ध्यान दें यहाँ, मतलब नव उदारवाद में युद्धोत्तर विश्व के उदारवादी विद्वान शामिल हैं। मतलब यहाँ सीधी सी बात यह है कि ये दो जो विश्व युद्ध हुए हैं, उन
विश्व युद्धों का संपूर्ण प्रभाव नव उदारवादियों पर पड़ा है। और इसी के हिसाब से इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि भाई एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती जिसमें हमेशा के लिए युद्ध समाप्त हो जाए, हिंसा समाप्त हो जाए, शोषण समाप्त हो जाए, अत्याचार समाप्त हो जाए, तानाशाही समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नव उदारवाद में युद्धोत्तर विश्व के उदारवादी विद्वान शामिल है। बेटा ध्यान देंगे, नव उदारवाद में युद्धोत्तर विश्व के उदारवादी विद्वान शामिल है। मैंने आपको पहले कह दिया है कि उदारवाद का संशोधित रूप ही नव उदारवाद है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक विद्वान है जैचर एम मैथ्यू, विद्वान है जैचर एम मैथ्यू, ये किस बात को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उदारवादी की तुलना में कम आशावादी है। मतलब जो नव उदारवादी हैं उदारवादी की तुलना में कम आशावादी है। उदारवादी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि भाई दुनिया में से युद्धों को समाप्त किया जा सकता है, शोषण, हिंसा, अत्याचार, तानाशाही को रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। लेकिन नव उदारवादियों को इसमें विश्वास नहीं है, उनको इतनी आशा नहीं है। इसलिए जैचर एम मैथ्यू कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नव उदारवादी ये नहीं चाहते कि, ध्यान दे बेटा, नव उदारवादी ये नहीं चाहते कि उन्हें युद्धों के मध्यांतर के अनेक उदारवादियों की तरह आदर्शवादी कहा जाए। मतलब ये जो नव उदारवादी वो ये नहीं चाहते हैं कि इनको जो है आदर्शवादी कहा जाए, क्योंकि आदर्श, देखो जो उदारवाद है वास्तव में उदारवाद आदर्शवाद की मान्यताओं पर आधारित है। अर्थात जो आदर्शवाद है वो उदारवादियों का अग्रदूत है। अर्थात आदर्शवाद की मूल मान्यताओं पर उदारवाद आधारित है। और उदारवाद की संपूर्ण बातों को या आदर्शवाद की मूल मान्यताओं को नव उदारवादी वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करते हैं यथावत। इसलिए इन्होंने कहा है कि नव उदारवादी ये नहीं चाहते कि उन्हें युद्धों के मध्यांतर के अनेक उदारवादियों की तरह आदर्शवादी कहा जाए, क्योंकि आदर्शवादी तो ये कहते हैं कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसमें युद्ध नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। तो ये अपने आप को आदर्शवादी नहीं कहलवाना चाहते। कौन? नव उदारवादी। कहा जाए 20वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने उनकी आशावादिता को संकोच में डाल दिया। मतलब 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनकी आशावादिता को संकोच में डाल दिया। किसको? नव उदारवादियों की। मतलब उदारवादी तो पूर्ण रूप में आशावादी थे, आदर्शवाद पर आधारित था, लेकिन नव उदारवादियों के सामने जब कुछ घटनाएं घटी, जैसे 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तथा शीत युद्ध, कोल्ड वार। अब ये कोल्ड वार क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा जब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष समझाऊंगा, जिसको हम नाम देंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है बेटा। मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो 2 विश्व युद्ध के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाती है। एक साम्यवादी गुट, दूसरा पूंजीवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करता है। इन दोनों में जो तनातनी चल रही थी, उस तनातनी को ही, मतलब जो विचारों के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, मस्तिष्कों के आधार पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसे ही कोल्ड वार की संज्ञा दी गई, शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। तो 2 विश्व युद्ध तथा शीत युद्ध ने उनकी आशावादिता को संकोच में डाल दिया। किनकी आशावादिता को? नव उदारवादियों की। इसलिए ये कहा गया है कि उदारवादियों की तुलना में जो नव उदारवादी हो कम आशावादी है। मतलब इनको वास्तविक रूप में इस बात में इतना विश्वास नहीं, इतनी आशा नहीं है कि भाई विश्व में शांति स्थापित की जा सकती, युद्धों को रोका जा सकता है, अत्याचार, शोषण, तानाशाही को रोका जा सकता है। इनको इसमें विश्वास नहीं है, आशा नहीं है। नेक्स्ट, शैक्षणिक दृष्टि से नव उदारवाद का अर्थ नव उदारवादी संस्थात्मकता से लिया जाता है। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। शैक्षणिक दृष्टि से नव उदारवाद का अर्थ नव उदारवादी संस्थात्मकता से लिया जाता है। मतलब यहाँ विशेषकर संस्था निर्माण के ऊपर बल दिया जाता है। और नीतिगत दृष्टि से विदेश नीति के, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में नव उदारवादी उपागम मुक्त व्यापार तथा मुक्त बाजार को प्रोत्साहन देते हैं। बेटा नोट करेंगे यहाँ। अब नीतिगत दृष्टि से विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में नव उदारवादी उपागम मुक्त व्यापार, मतलब भारत, अमेरिका, भारत, चीन, किसी भी देश के साथ यदि व्यापार किया जा रहा है तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुक्त व्यापार तथा मुक्त बाजार को प्रोत्साहन देते हैं तथा वे पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों और उनकी संस्थाओं का प्रचार करते हैं। मतलब नव उदारवादी, वे मीन्स नव उदारवादी पाश्चात्य मतलब पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? जैसे विधि का शासन है, क्या है बेटा? जैसे विधि का शासन है, नियतकालिक चुनाव है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये जो है पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो ये नव उदारवादी पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों
और उनकी संस्थाओं का प्रचार करते हैं। ये बात आपको नोट करनी। नेक्स्ट, नव उदारवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत ये विश्वास है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वित्तीय तथा कार्यात्मकवाद संस्थाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। ये मुख्य बात नोट करनी। क्या बेटा? नव उदारवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि नव उदारवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या है, तो आपको लिखना है नव उदारवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत ये विश्वास है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित वित्तीय तथा कार्यात्मकवाद संस्थाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। मतलब इनका जो प्रेरणा स्रोत है वो ये विश्वास है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो वित्तीय तथा कार्यात्मकवाद संस्थाएं निर्मित की गई हैं वो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नव उदारवादी उपागम को आधोपांत अप टू डेट फिर से बोल रहा हूँ, नव उदारवादी उपागम को आधोपांत मतलब अप टू डेट करते हुए यह मानता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख करता है। बेटा नोट करेंगे यहाँ, नव उदारवादी उपागम को आधोपांत करते हुए मतलब इसको अप टू डेट करते हुए, आधुनिक बनाते हुए, संशोधन करते हुए यह मानता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख करता है। बेटा उदारवादी उपागम तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख करता किसको मानता है? व्यक्ति को मानता है, जबकि नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रमुख करता किसको मानता है? राज्य को मानता है। मैंने पहले ये बात यहाँ पर आपको समझा दी है, तो ये बात इसके अंतर्गत नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। यह मानता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख करता है, मतलब नव उदारवादी स्पष्ट रूप में कह रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रमुख करता कौन है? राज्य। प्रमुख करता कौन है? राज्य है। लेकिन फिर भी तथापि गैर राज्यकर्ता और अंतर सरकारी संगठनों को भी महत्वपूर्ण मानता है। मतलब नव उदारवादी ये बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख जो कर्ता मानता है वो राज्य को मानता है, लेकिन राज्य को मुख्य कर्ता, अभिनेता, इकाई, एक्टर मानते हुए भी ये गैर राज्यकर्ता और अंतर सरकारी संगठनों को भी महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट, शीत युद्ध काल में, कोल्ड वार के समय में, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। अब शीत युद्ध का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं, शीत युद्ध के क्या कारण हैं, ये सभी मैं अलग से अपलोड करूंगा। शीत युद्ध काल में राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बढ़ते सहयोग एवं अंतर्निर्भरता को देखते हुए इसे नव उदार संस्थावाद भी कहा जाने लगा। मतलब नव उदार संस्थावाद भी कहा जाने लगा जब नई नई संस्थाओं का निर्माण किया गया। कब? शीत युद्ध काल में। नेक्स्ट बात, उदारवाद वैश्वीकरण। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। उदारवाद वैश्वीकरण मतलब भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। आज का ज़माना भूमंडलीकरण का ज़माना है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज पूरी दुनिया को ही ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाती है, भूमंडलीय ग्राम की पूरी दुनिया ही गांव बन गई है, और ये बात सही भी है। तो उदारवाद वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, उदारवाद वैश्वीकरण के प्रथम युग की विचारधारा है। नोट करेंगे, उदारवाद वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के प्रथम युग की विचारधारा है, जबकि नव उदारवाद वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के द्वितीय युग की विचारधारा है। इसको हम दो युगों में विभाजित कर सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि नव उदारवाद का ही संशोधित रूप है। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड व्यवस्था के माध्यम से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता में इसकी जड़ें निहित हैं। मतलब नव उदारवाद की जो जड़ें निहित हैं वो किस में है? ब्रेटन वुड व्यवस्था के माध्यम से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता में इसकी जड़ें निहित हैं। ब्रेटन वुड व्यवस्था, इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। अब आगे बात आती है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नव उदारवाद की परिभाषा ही क्या है, तो मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए नोट कर दिया है परिभाषा नव उदारवाद की। अहस्तक्षेपवाद, फिर से बोल रहा हूँ, अहस्तक्षेपवाद, पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, निजीकरण और व्यापारिक समझौते। मतलब नव उदारवादी स्पष्ट रूप में बात कहते हैं कि भाई आर्थिक गतिविधियों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। कम से कम हस्तक्षेप की बात उदारवादी भी करते हैं
और नव उदारवादी भी करते हैं। तो अहस्तक्षेपवाद, पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, निजीकरण और व्यापारिक समझौते, ये नव उदारवाद इनके ऊपर बल देता है। और यह एक प्रकार से नव उदारवादी आर्थिक संबंधों से संबंधित है। मतलब जो नव उदारवादी उपागम है वह नव उदारवादी आर्थिक संबंधों से संबंधित है। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि नव उदारवाद किससे संबंधित है, आपका आंसर होगा नव उदारवादी आर्थिक संबंधों से संबंधित है। मैंने नोट कर दिया, यह एक प्रकार से, यह मीन्स नव उदारवादी उपागम, यह मीन्स नव उदारवादी उपागम, यह एक प्रकार से नव उदारवादी आर्थिक संबंधों से संबंधित है। कौन? नव उदारवादी उपागम। इसे नव उदारवादी संस्थात्मकता और संस्थानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब नव उदारवादी उपागम को, इसे मतलब नव उदारवादी उपागम को नव उदारवादी संस्थात्मकता और संस्थानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये आपसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। नव उदारवाद क्या नाम दिया गया है? इसे नव उदारवादी संस्थात्मकता और संस्थानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। किसको? नव उदारवादी उपागम को। नेक्स्ट, नव उदार संस्थावादियों का विश्वास है कि, नोट करें यहाँ, नव उदार संस्थावादियों का विश्वास है कि, क्योंकि इसे नव उदार संस्थात्मकता और संस्थानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए नव उदार संस्थावादियों का विश्वास है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा के परिवेश में राज्य सहयोग के द्वारा पूर्ण लाभ में वृद्धि करना चाहते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ, नव उदार संस्थावादियों का विश्वास है, कहना है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा के परिवेश में राज्य सहयोग के द्वारा पूर्ण लाभ में वृद्धि करना चाहते हैं। सभी राज्य प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का सहयोग करें और हमें जो है पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। नेक्स्ट, नव उदारवादी विश्लेषण की इकाई राज्यों को मानते हैं। मतलब जो नव उदारवादी हैं वो विश्लेषण की जो इकाई मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विश्लेषण की जो इकाई मानते हैं, वो किसको मानते हैं? राज्यों को मानते हैं। जबकि उदारवादी विश्लेषण की इकाई किसको मानते हैं? व्यक्ति को मानते हैं। ये अंतर है, ध्यान रखना है आपको। तो नोट करें फिर से, नव उदारवादी विश्लेषण की इकाई राज्यों को मानते हैं। नेक्स्ट, राज्य सहयोग या असहयोग क्यों करते हैं? मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्य एक दूसरे का सहयोग क्यों करते हैं, असहयोग क्यों करते हैं, इसके विश्लेषण के लिए वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत खेल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट, नव उदारवाद को चार विचारधाराओं में विभाजित किया जाता है। बेटा, एग्जाम पूछ लिया जाता है। नव उदारवाद को चार विचारधाराओं में विभाजित किया जाता है। फिर से कह रहा हूँ, नव उदारवाद को चार विचारधाराओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 संस्थागत उदारवादी, नंबर 2 समाजशास्त्रीय उदारवादी, नंबर 3 गणतंत्रात्मक उदारवादी, नंबर 4 पारस्परिक निर्भरता उदारवादी। 4 हो गए ना? फिर से बोल रहा हूँ, संस्थागत उदारवादी पूरा लिखेंगे, संस्थागत उदारवादी, समाजशास्त्रीय उदारवादी, गणतंत्रात्मक उदारवादी, पारस्परिक निर्भरता उदारवादी। मतलब नव उदारवाद को चार विचारधाराओं में विभाजित किया जाता है। चारों विचारधाराओं के नाम नोट करेंगे, ये एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में नव उदारवादी उपागम के प्रमुख विद्वान कौन है, ये भी कंपटीशन पूछ लिया जाता है। तो इसके जो प्रमुख विद्वान हैं उनके नाम नोट करेंगे। स्टीफेन गुस्ताव, रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर, आलन ग्रीन स्पान। फिर से बोल रहा हूँ, आलन ग्रीन स्पान। नेक्स्ट है थॉमस एल फ्रीडमैन। ये महत्वपूर्ण इसके विद्वान है, प्रमुख समर्थक है किसकी? नव उदारवादी उपागम की। इसके बाद में यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो थॉमस एल फ्रीडमैन है, मैंने लिख दिया है, फ्रीडमैन ने अपनी 2 किताबें लिखी हैं, द लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री, तथा दूसरी है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट में उदार वैश्विक व्यापार की वकालत की है। फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों किताबों में उदार वैश्विक व्यापार की वकालत की है। इन्होंने अपने विचार इसके अंतर्गत दिए हैं। ये दोनों किताबों के नाम नोट करेंगे। और अंत में वैश्वीकरण नीतियों के विरोधी, ध्यान दे बेटा, वैश्वीकरण नीतियों के विरोधी मतलब भूमंडलीकरण के जो विरोधी हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण नीतियों के विरोधी नव उदार
वादियों के प्रखर आलोचक हैं। ध्यान दें, फिर से बोल रहा हूँ, वैश्वीकरण नीतियों के विरोधी नव उदारवाद के प्रखर आलोचक हैं। मतलब इन्होंने नव उदारवाद की भी आलोचना की है और इनके अनुसार, मतलब इन आलोचकों के अनुसार नव उदारवाद पुरातन उदारवाद का ही संशोधित रूप है। इनका कहना है कि जो नव उदारवाद है वो पुरातन उदारवाद का ही संशोधित रूप है, मतलब इस उदारवाद का ही संशोधित रूप नव उदारवाद है। यहाँ पर ये अंत में एक प्रकार से हमने ये इसकी आलोचना की तरफ भी संकेत कर दिया। फिर से बोल रहा हूँ, वैश्वीकरण नीतियों के विरोधी नव उदारवाद के प्रखर आलोचक हैं और इनके अनुसार नव उदारवादी पुरातन उदारवाद का ही संशोधित रूप है। फिर से बोल रहा हूँ, या ऐसे भी कह सकते हैं, वैश्वीकरण नीतियों के विरोधी नव उदारवाद के प्रखर आलोचक हैं। इनके अनुसार नव उदारवाद पुरातन उदारवाद का ही संशोधित रूप है। ये नव उदारवाद है, ये पुरातन उदारवाद है। तो इनका कहना है कि नव उदारवाद पुरातन उदारवाद का ही संशोधित रूप है। ये पुरातन उदारवाद है, ये नव उदारवाद है। ये हो गया नव उदारवादी उपागम से संबंधित सामान्य बातें। इसके बाद में हम नव उदारवादी उपागम से संबंधित विद्वानों ने जो 7 सिद्धांत दिए हैं, इन 7 सिद्धांतों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं जिस रूप में आपको समझाता हूं उस रूप में आप समझते चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष समझाने के बाद में मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष लूँगा, जिसे कि हम नाम देंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मतलब अभी प्लेलिस्ट में मैंने पेपर का नाम बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। इसके बाद में जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष समाप्त होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष लेंगे। तो वहाँ पर जो पेपर है उस पेपर का नाम हम रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषकर कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की 3rd ईयर के एग्जाम में चलता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष है वो स्नातकोत्तर स्तर पर एग्जाम में पूछा जाता है। रही बात कंपटीशन की, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो इसके अंतर्गत तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है आप नव उदारवादी उपागम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो कल हमारा जो लेक्चर होगा वो नव उदारवादी उपागम का जो पहला सिद्धांत है, विश्व राज्य का सिद्धांत, इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।